नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं विलयन, लेसन नंबर हमारा 2 है और पीछे के लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर है 2.5। जैसा कि हमने 2.4 लेक्चर में पढ़ा हुआ था, परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब को कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। और वहां पर ही हमने पढ़ा था अल्प परासरी विलयन क्या होते हैं और अल्प परासरी विलयन क्या होते हैं। अब उससे भी आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। चूंकि हमने वहां पर परासरण दाब के बारे में पढ़ा था, अब हम ये देखते हैं कि दोस्तों परासरण दाब के नियम क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो परासरण दाब के नियम होते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों लिखा हुआ आप देख रहे हैं, परासरण दाब के नियम। कितने नियम हमने यहाँ पर लिखे हैं? 2 नियम लिखे हैं। पहला नियम कौन है? बॉयल वान हाफ नियम। दूसरा नियम कौन है? चार्ल्स वान हाफ नियम। दोस्तों इसको समझेंगे कैसे? लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा था बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम। एक समय के लिए आप वान हाफ भूल जाइए, ठीक है। पहले हमने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा था? बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम। सबको पता है बॉयल का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है। तो दोस्तों अगर आदर्श गैस समीकरण के बारे में बात करें तो आदर्श गैस समीकरण होती है PV = nRT। इसको क्या बोलते थे? आदर्श गैस समीकरण बोलते थे। ये कब निकालते थे? जब हमको बॉयल का नियम पता होता था और चार्ल्स का नियम पता होता था। काम वही करना है, लेकिन यहां जुड़ क्या गया? केवल वान हाफ जुड़ गया, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं सबसे पहले बॉयल का नियम। ये सब किस पर बेस्ड थे? तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये सब बेस्ड थे गैस के बारे में। जब आप बात करेंगे तो हमेशा किसकी बात करते हैं? PVT क्या है? P फॉर होता है प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। V फॉर होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। T फॉर होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप। यानी हम दाब के केस में बात करते हैं, आयतन के केस में और ताप के केस में बात करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं बॉयल का नियम क्या कह रहा था। बॉयल का नियम कह रहा था जब हम टेम्परेचर को क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें। कांस्टेंट का मतलब टेम्परेचर स्थिर कर दिया जाए। तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा? तो बॉयल का नियम बताता था कि प्रेशर होता है, क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। ये हमको पता है। ये कब पता चला? जब हमको बॉयल का नियम पता था। बॉयल का नियम क्या कहता था? स्थिर ताप पर, ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर। तो बॉयल का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर को हम क्या कर दें? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में कोई रिलेशन होगा। तो रिलेशन क्या होगा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। और दोस्तों हमको ये भी पता है, अगर इसको दूसरे टर्म में लिखना चाहें तो हमको ये भी पता है दोस्तों, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये अनुक्रमानुपाती हो गया किसके? ये C क्या होती है? सांद्रता। C क्या होती है? सांद्रता। और सांद्रता होता क्या है? किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। यानी जो ये C लिखा हुआ है, ये C बराबर किसके होता है? C बराबर होता है किसके? 1/V के। सांद्रता क्या होती है? सांद्रता यहाँ पर C बराबर हो जाएगा किसके? 1/V के। परिभाषा क्या है? सांद्रता जो होती है किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित क्या होती है? पदार्थ की सांद्रता कहलाती है। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पदार्थ की सांद्रता कहलाती है। तो दोस्तों हमको ये पता है C बराबर होता है 1/V के। इसको इन डिटेल में आप कहां पढ़ेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको लिंक दिया है, वहां जाएंगे, वहां से आप नोट्स को लेंगे और नोट्स को पढ़ेंगे और वीडियो को देखेंगे और चीजें समझते रहेंगे। करना क्या है? सर हमको बॉयल का नियम पता है, ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बन के आता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/V, या आयतन के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो हो गया बॉयल का नियम। और चार्ल्स का नियम भी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ रखा है। और चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स का नियम कहता है, पहले हमने क्या किया था?
टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था। अब हम किसको कांस्टेंट करने वाले हैं? अब दोस्तों हम कांस्टेंट करेंगे आयतन को, यानी V को। पहले हम T को कांस्टेंट करते हैं, अब किसको करेंगे? V को। ये क्यों किया गया? क्योंकि ये नियम बताया गया। चार्ल्स का नियम भी हमें पता है और बॉयल का नियम भी। यानी यहाँ क्या लिखेंगे? स्थिर आयतन पर। दोस्तों इनकी डेफिनेशन हमने नोट्स में दी हुई है, वहां से आप इनको पढ़ लेंगे। यानी स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब। अब दाब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, चूंकि हम बात कर रहे हैं 1/2 के लिए, तो यहाँ पर दाब को खाली हम दाब नहीं बोलेंगे। कौन सा दाब बोलेंगे? P यहाँ क्या है? परासरण दाब। तो दोस्तों यानी यहाँ पर बॉयल का नियम जब लोअर क्लासेस में केवल हम दाब की बात करते थे, वहां पर हमने परासरण दाब के बारे में नहीं पढ़ा था। वो दाब होता कौन सा है? वो दाब है दोस्तों परासरण दाब है। तो यहाँ पर P क्या है? यानी परासरण दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? आयतन के। अब इसमें रिलेशन क्या होता है? अगर परासरण दाब बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा? जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, या दूसरा बढ़ता है तो ये वाला क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर दाब बढ़ेगा तो आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये तो हो गया बॉयल 1/2 का नियम। और चार्ल्स 1/2 का नियम क्या कहता है? अब आयतन कैसा होना चाहिए? स्थिर। यानी आयतन की हम बात नहीं करेंगे, अब रिलेशन किस में होगा? प्रेशर और टेम्परेचर में। ये कहता है प्रेशर जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है किसके? टेम्परेचर के। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनुक्रमानुपाती। हमने कुछ बड़ा ही ज्यादा बना दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। प्रेशर अनुक्रमानुपाती होता है किसके? टेम्परेचर, यानी ताप के अनुक्रमानुपाती। ये ताप कौन सा है? ये ताप है परम ताप। और P क्या है यहाँ पर? परासरण दाब। परासरण दाब है ये। और T फॉर क्या है? ये टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है? परम ताप। ठीक है दोस्तों। और परम ताप को कैसे लिखते हैं? परम ताप को हमेशा लिखते हैं केल्विन में। और केल्विन में चेंज कब करेंगे? जब हम 273 में डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर जोड़ देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? केल्विन में चेंज हो जाता है। ये सब चीजें हमने फर्स्ट ईयर में भी सीखी हैं और हम जब छोटे थे तो हमको ये सिखाई जाती थी। ठीक है दोस्तों। तो चार्ल्स का नियम क्या है? प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? परम ताप के। यानी इसका अर्थ क्या होगा? अगर परासरण दाब बढ़ाएंगे तो ताप भी बढ़ेगा, और अगर अगर ताप बढ़ाएंगे तो परासरण दाब भी बढ़ेगा। चूंकि ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। अब दोस्तों हमको ये रिलेशन पता है, ये रिलेशन पता है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका हमें काम नहीं है। अब समीकरण 1 और 2 से हम एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं और उस इक्वेशन का नाम होगा 1/2 समीकरण। यानी दोस्तों ये जो 1/2 समीकरण बनेगी वो किससे बनेगी? बॉयल 1/2 के नियम से बनेगी और चार्ल्स 1/2 के नियम से बनेगी। और हमने कई बार बताया है दोस्तों। अब बॉयल 1/2 का नियम भी आपको पता है, यहां पर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? बॉयल 1/2 का नियम क्या था? P जो होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयतन के। यानी इसको समीकरण नंबर हमने क्या माना था? 1 माना था, मान लिया। यहाँ पे डैश की जगह हम 1/2 का नियम लिखेंगे, बॉयल 1/2 नियम। दूसरा नियम हमने कौन सा पढ़ा? चार्ल्स 1/2 नियम। चार्ल्स 1/2 नियम हमने क्या पढ़ा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? T के। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए आपको क्या समान नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप यही बताएंगे सर LHS दोनों साइड में क्या है? बराबर है। जब दोनों साइड में LHS बराबर होते हैं तो RHS क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? या इसको अगर इस इक्वेशन को हमको सम अप करके लिखना हो यानी एक साथ लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या सम अप करके लिखेंगे? हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर P अनुक्रमानुपाती है 1/V के, और यहाँ P अनुक्रमानुपाती है किसके? T के अनुक्रमानुपाती है। तो क्या दोस्तों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? P अनुक्रमानुपाती है 1/V के और T के। तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, नो डाउट।
अब क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से इनको क्या कर दिया हमने, सम अप कर दिया, यानी आपस में मिला दिया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं और क्या लगाते हैं, बराबर लगाते हैं। और जब भी अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा जुड़ेगा वो देखेंगे, यानी यहाँ तो अनुक्रमानुपाती की जगह क्या लगा दिया, बराबर। कांस्टेंट यहाँ क्या जुड़ेगा, आर कांस्टेंट जुड़ जाएगा। आर को ही हम क्या बोलते हैं, गैस नियतांक। आर जोड़ा और 1/v पहले से था और टी भी पहले से था। यहाँ पर आर क्या है, आर है गैस नियतांक। आर क्या है, गैस नियतांक। इसे रिडबर्ग स्थिरांक भी बोलते हैं। तो दोस्तों अब इसको इतना देख लिया, अब क्या हम v को यहाँ लेके आ सकते हैं, तो आप कहेंगे यस सर, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। v को इस साइड में लेके आएंगे तो इक्वेशन कैसी चेंज हो जाएगी, इसको देख लेते हैं दोस्तों। इक्वेशन क्या लिखी है, p इज इक्वल टू r इंटू 1/v इंटू टी। अब v को कहाँ लेके आ रहे हैं, p के पास। अब लेके आएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, p v इज इक्वल टू आर टी। इक्वेशन कुछ देखी सी लग रही है, और ये इक्वेशन किसके लिए होती है दोस्तों, ये होती है 1 मोल गैस के लिए। यानी जब गैस कितनी हो, 1 मोल हो, तो गैस की समीकरण क्या होगी, या 1/2 समीकरण क्या होगी, पीवी इज इक्वल टू आर टी। यानी इसको हम डिब्बे में बंद कर देंगे, बंद कर दिया। अब हम क्या देखते हैं, अगर गैस हमारी है कितनी, L मोल N मोल गैस के लिए। तब दोस्तों 1 मोल गैस थी तो RT में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, और जब N मोल गैस के लिए करेंगे तो RT में हमको N मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू NRT। क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू NRT। और लोअर क्लासेस में दोस्तों हमको यही बताया गया था, जो आदर्श गैस समीकरण होती है वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT। और वहां पर दोस्तों हमको ये भी बताया गया था कि कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। लगभग गैसेस होती हैं लेकिन कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। यानी आदर्श गैस का समीकरण वहां क्या निकल के आया था, PV इज इक्वल टू NRT। और यहाँ पर 1/2 समीकरण भी कुछ इसी तरीके से तो निकल के आया है। तो 1/2 समीकरण क्या है, PV इज इक्वल टू NRT। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कैसे प्रूफ किया जाएगा, बॉयल 1/2 का नियम क्या होता है, चार्ल्स 1/2 का नियम क्या होता है, ये सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखी थी। अब हम क्या करेंगे, इसको बॉयल 1/2 का नियम हमको पता था या चार्ल्स का नियम हमको पता था, हमने क्या कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को सम अप कर दिया। जैसे ही सम अप किया तो हमने देखा P अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, 1/v इंटू टी के। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, और R क्या होता है, गैस नियतांक होता है। ये गैस नियतांक लगा दिया तो यहां से इक्वेशन क्या निकल के आई, PV इज इक्वल टू NRT निकल के आया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा चेंज यहां और करेंगे, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू NST। क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू NST। ये S क्या है, S जो होता है इसे कहते हैं विलयन स्थिरांक। यानी R की जगह R क्या था, गैस स्थिरांक था या गैस नियतांक था। चूंकि हम यहाँ पर किसके लिए बात कर रहे हैं, विलयन के लिए बात कर रहे हैं। जो परासरण दाब जो लगाया है वो किस पर लगाया, गैस पर तो लगाया नहीं है, किसके लिए लगाया है, विलयन पर लगाया है। तो विलयन का जो स्थिरांक होगा उसको S से डिनोट करते हैं। S फॉर होता है सॉल्युबिलिटी, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट। यानी हमने काम परासरण दाब जो लगाया हुआ था वो विलयन पर लगाया था। जब विलयन पर लगा रहे हैं तो इसको किस में चेंज कर लेंगे, PV इज इक्वल टू NST। यानी R कब होगा, जब गैस के लिए बात करेंगे, S कब होगा, जब आप विलयन के लिए भी बात करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इन पर बेस न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपना पहला न्यूमेरिकल लिख लिया है, वो न्यूमेरिकल क्या है, आइए दोस्तों देखते हैं। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है 0.5% ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज कितना है 0.5%, जिसका अणुभार कितना दिया गया है 180। ठीक है, विलयन का परासरण दाब
18 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ क्या निकालना है, तो आप कहेंगे सर हमको परासरण दाब निकालना है। यानी परासरण दाब को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। हमने एक इक्वेशन अभी पढ़ी है, वान हाफ समीकरण क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT होती है। तो दोस्तों इसी इक्वेशन को रखेंगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। सो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, PV इज इक्वल टू होता है nRT। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, आप NST भी लिख सकते हैं, लेकिन जब R की फॉर्मेशन में दिया जाएगा तो आप nRT भी लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सो हमने क्या लिख लिया, PV इज इक्वल टू nRT होता है। अब दोस्तों देखते हैं हमको दिया क्या क्या गया है। हमसे क्या पूछा गया है, परासरण दाब, यानी हमको P तो निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं n हमको कितना दिया गया है। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ मोल। n को बोलते हैं मोलों की संख्या। n क्या होता है, मोलों की संख्या। n क्या होती है, मोल की संख्या। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट हमको दिया गया। T फॉर टेम्परेचर क्या हमको दिया गया है दोस्तों, तो देखिए टेम्परेचर आपको दिया गया है, यानी टेम्परेचर किस में दिया गया है, डिग्री सेंटीग्रेड में। और कैपिटल T क्या होता है, परम ताप, यानी इसको हमको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। और केल्विन में जब चेंज करेंगे तो किसमें क्या जोड़ेंगे, 273 में आप क्या करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपको केल्विन में टेम्परेचर पता चल जाता है। तो इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ताप दिया है आपको 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों इसको हम चेंज कर लेंगे कैपिटल T में, तो इसमें हम क्या करेंगे, 273 में 18 को अगर जोड़ देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जोड़िए, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा, 1 1 2 और 7 9 हो जाएगा और 2, यानी 291 केल्विन हो जाएगा। यानी T फॉर कितना आ गया, 291 केल्विन आ गया। अब दोस्तों देखिए आपको निकालना क्या है, P निकालना है। ग्लूकोज का भार आपको कितना दिया गया है, ग्लूकोज यहाँ है क्या, विलेय है कि विलायक है, तो आप कहेंगे सर इसकी मात्रा कम है इसीलिए ये क्या है, विलेय है। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज के लिए लिख सकते हैं ग्लूकोज, या इसको क्या लिख सकते हैं, विलेय का भार। विलेय का भार आपको कितना दिया गया है, 0.5%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम विलेय का भार हमको दिया गया है, विलेय का अणुभार भी आपको दिया गया है, विलेय का अणुभार भी आपको दिया गया है। ये क्या होता है, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है आपको 180 दिया गया है। और पूछा क्या गया है आपसे, परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब आपको निकालना है। चलिए दोस्तों निकालते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। दोस्तों देखिए P तो आपको निकालना है। अब आते हैं V, आयतन कहां से लाएंगे। हमने आपसे क्या बताया था, हमने कहा था जहां पर भी आपको परसेंटेज दिखे वहां पर आपको हमेशा पूरे, अगर विलयन की बात करें या पूरे कंपाउंड की बात करें तो वहां आप कितना मानेंगे, उसको 100 मानेंगे। कितना मानना है उसको, 100। अब हमने आयतन कितना मान लिया, चूंकि ये पूरे विलयन की बात करेगा, इसका मतलब आयतन कितना रहा होगा विलयन का, 100 रहा होगा। अब ये 100 जो रहा होगा, आयतन हमको चाहिए किसमें, लीटर में। आयतन हमेशा किसमें रखेंगे, लीटर में रखेंगे। तो क्या आपको जो विलयन दिया होगा वो 100 लीटर होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर इतना थोड़ा दिया जाता है, यानी सर इतना नहीं दिया जाता है। ये कितना होगा, इसका मतलब ये होगा 100 मिलीलीटर में। बेटा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, परसेंटेज दिया गया है, यानी विलेय का भार आपको दिया गया 0.5%। ठीक है, 0.5%, यानी बहुत कम विलेय है। अगर 0.5% का आप विलयन बना रहे हैं तो क्या 100 लीटर जल लेंगे, तो आप कहेंगे सर नहीं 100 लीटर तो नहीं ले सकते। इसका मतलब कितना जल लेंगे आप, 100 मिलीलीटर जल लेंगे। मिलीलीटर क्या होता है, लीटर बहुत बड़ा होता है और मिलीलीटर क्या होता है, छोटा होता है। यानी जल
आयतन कितना रहा होगा 100 मिलीलीटर, और मिलीलीटर हमको रखना आयतन किस में है, लीटर में। लीटर में रखने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं, यानी आयतन कितना होगा 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। जैसे ही 1000 से भाग करेंगे तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, बराबर, बराबर लिख लिया। अब n होता क्या है, मोलों की संख्या, और मोल की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, यानी n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, विलेय। अब यहाँ पर पदार्थ है कौन सा, आपने बोला था कि जब पदार्थ की बात करें तो कौन सा पदार्थ है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, विलेय है कि विलायक है। यहाँ पर विलेय की बात हो रही है तो किसका भार रखेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो क्या लिख लिया, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। दोस्तों इसको लिख लिया, इनटू बनाया, R लिखा है, R का वैल्यू आपको दिया गया 0.082 आपको दिया गया है, R का वैल्यू रख दिया। टेम्परेचर आपने निकाल ही लिया, टेम्परेचर कितना निकाल लिया, 291 केल्विन, यानी टेम्परेचर क्या है, परम ताप है, ये हमने निकाल लिया। अब हमको विलेय का भार क्या पता है, यस सर, विलेय का भार हमको पता है, कितना है 0.5। विलेय का अणुभार पता है, ये भी पता है। ये क्यों रखा हमने, क्योंकि मोलों की संख्या क्वेश्चन में आपको मोल की संख्या नहीं दी थी, लेकिन विलेय का भार दिया है और विलेय का अणुभार दिया है। यहाँ पर आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, चूंकि होता क्या है, मोल की संख्या बराबर होता है मोल की संख्या, ये संख्या लिखा हुआ है बेटा, ये किसके बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। दोस्तों केमिस्ट्री के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, सिर्फ हल्का सा दिमाग लगाना होता है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले केमिस्ट्री का कभी भी कोई न्यूमेरिकल लगाइए, आज सबसे पहले फॉर्मूले को लिखिए। फॉर्मूला जैसे ही लिखेंगे तुरंत आपका दिमाग काम करने लगेगा, सर हमको ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया है। जब ये नहीं दिया गया तो हमको ऐसा कौन सा फॉर्मूला पता है जहां से हम ये निकाल सकते हैं, तो आपका दिमाग काम करेगा और फटाफट से न्यूमेरिकल लग जाएगा। सो हमने क्या देखा, हमने देखा n मोलों की संख्या तो हमको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दी है, इसका मतलब मोलों की संख्या का हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। अब पदार्थ की जगह हमारी मर्जी है, क्वेश्चन होगा जैसा वैसा हम रख लेंगे। क्वेश्चन है विलेय के रिस्पेक्ट में, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, विलेय लिख लिया, यहाँ भी विलेय लिख लिया। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, यानी P बराबर क्या, P इंटू क्या हो गया, 1/10 को क्या लिख सकते हो 0.1। अब लीटर आप लिखिए या न लिखिए, ये किस में चेंज हो गया, लीटर में, यानी विलेयन कितना रहा होगा 0.1 लीटर, मिलीलीटर नहीं, किसमें, लीटर में रहा होगा। अब विलेय का भार आपको कितना दिया गया है 0.5 दिया गया है, ठीक है, बात हमने रख लिया। अब विलेय का अणुभार आपको कितना दिया गया है 180 दिया गया है, अणुभार रख लिया, इंटू 0.082 दिया गया है, इंटू 291 दिया गया है। अब दोस्तों हमको P का मान निकालना है, यानी 0.1 को यहाँ भेज देंगे, भेजिए, यानी P बराबर क्या आ जाएगा 0.5 अपॉन 0.1 इंटू 180 लिख सकते हैं दोस्तों। और क्या लिखेंगे इसको, इंटू किससे 0.082 इंटू 291। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हट जाएगा। जब ये वाले पॉइंट हट गए, अब क्या करना है, इसको भाग कर देना है और फटाफट से आंसर निकाल लेना है दोस्तों। चूंकि हम लोग कैलकुलेशन करने में बहुत फास्ट हैं, तो आप कैलकुलेशन इसकी करेंगे और आंसर देखते हैं इसका क्या आएगा। आंसर दोस्तों आएगा 0.66 वायुमंडल। वायुमंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, एटीएम, एटमॉस्फेयर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने किया क्या इसमें, हमने इसमें किया क्या, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तुरंत फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में हमने ये देखा क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। जो नहीं दिया गया उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे हमने प्राप्त किया और हमने परासरण दाब निकाल लिया है।
अब दोस्तों बढ़ते हैं इसी प्रकार से एक अगले न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या कहता है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं हमारे साथ अपना अगला न्यूमेरिकल। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपना अगला न्यूमेरिकल लिख लिया है, उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, अभी पिछले न्यूमेरिकल में हमने परासरण दाब को निकाला हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। और दोस्तों न्यूमेरिकल देखने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कभी भी आप न्यूमेरिकल से भागेंगे नहीं। ये नहीं न्यूमेरिकल आ गया है तो हम इसको छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। न्यूमेरिकल छोड़ेंगे आपके नंबर का लॉस हो जाएगा। आप अपने नंबर का लॉस बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। एक एक नंबर से परसेंटेज बढ़ती है और उस परसेंटेज को हमको कैसे मेंटेन करना है ये हम पर डिपेंड करेगा। तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है बल्कि सारी चीजें पढ़नी है। दिमाग दिया है, दिमाग का यूज करना है और फटाफट से चीजें को सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। सो दोस्तों न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए और R का वैल्यू आपको दे रखा है। क्वेश्चन लग जाएगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। फोकस क्या किया आपने, क्या निकालना है, परासरण दाब। तुरंत आपके दिमाग में आया परासरण दाब के टर्म में हमको एक फॉर्मूला पता है, PV = nRT। nRT वाला क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको किसका वैल्यू दे रखा है, R का वैल्यू दे रखा है। सॉल्यूशन लिखेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो वी नो दैट, या हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, PV = होता है nRT। ठीक है दोस्तों, P क्या है, परासरण दाब, V क्या है, आयतन, N क्या है, मोलों की संख्या, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T4 क्या है, टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, परम ताप। ठीक है, परम ताप कब निकालते हैं, जब 273 को जोड़ते हैं किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में, तब हमको परम ताप मिल जाता है। तो दोस्तों इक्वेशन नंबर मान लेंगे इसको 1। अब देखते हैं हमको दिया क्या गया है। दिया क्या है दोस्तों, हमको दिया गया है ताप। ताप कितने डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमको इसको चेंज किस में करना है, परम ताप, यानी इसका परम ताप क्या होगा, परम ताप यानी कैपिटल T क्या आएगा, 273 जोड़ दिया जाए अगर इस डिग्री सेंटीग्रेड में तो हमको परम ताप मिल जाएगा। और परम ताप को लिखते किस में है दोस्तों, केल्विन में। 273 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 केल्विन। यानी T तो हमको मिल गया, कैपिटल T मिल गया, R का वैल्यू हमको दे रखा है। अब हमको ये देखना है ये सर m/10 है क्या। M जब कैपिटल M की बात करता है तो इसका मतलब वो बात कर रहा है किसकी, मोलरता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मोलरता की। क्या आप इसको m/10 को आप 1/10 × m लिख सकते हैं। इसका मतलब आपसे कहा गया है कि किसी जो विलयन बनेगा उसकी मोलरता उसने किसने दी है, 1/10। यानी मोलरता किसके बराबर है, 1/10 के बराबर है। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और मोललता को यानी मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, चूंकि क्या दिया गया है, मोलरता आपको कितनी दे रखी है, 1/10। ठीक है दोस्तों, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं मोलरता बराबर आपको कितनी दे रखी है, मोलरता बराबर 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये लिख लिया। और मोलरता का फॉर्मूला आपको पता है, बखूबी पता है। मोलरता के फॉर्मूले पर सर हमने कई क्वेश्चंस भी लगाए हैं, तो मोलरता का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे क्या, इसलिए मोलरता क्या होती है, तो आप कहेंगे विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या होता था, विलयन का आयतन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। यही तो फॉर्मूला होता था, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल n से। और आयतन जब लीटर में होता है तो उसको किस में लिखते हैं, कैपिटल V से। अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी
मोलरता का मान आपको कितना दिया गया है 0.1, मोलरता की जगह कितना लिख सकते हैं 0.1। ये क्यों आया? क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अगर हम आपसे कहें लिखा है m/100 तो मोलरता कितनी, तो आप यही तो कहेंगे सर मोलरता आ जाएगी 1/100 और 1/100 को क्या लिखेंगे 0.01, तो इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी 0.01 हो जाएगी। m/10 है तो 0.1 हो जाएगी। क्या देखा, मोलरता हमको दी है 0.1, यानी विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं n/v, या हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमें n/v का मान कितना दे रखा है 0.1। अब समीकरण 1 को कुछ चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर इस v को n के नीचे भेज दिया जाए तो n/v ही तो बन जाएगा, और n/v का वैल्यू हमको पता है और r का वैल्यू भी हमें पता है और t का वैल्यू भी पता है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको p का मान निकल आएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को कैसे लिख सकते हैं? समीकरण 1 है क्या, PV = होता है nRT, समीकरण 1 कह रही है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं P = N/V, यानी इसको नीचे भेज देंगे। इसको हम इस फॉर्मेशन में भी तो लिख सकते हैं N/V × R × T। और दोस्तों हमको क्या पता है, N/V का मान हमें पता चल चुका है, कितना है 0.1। तो दोस्तों रखेंगे इसको, P = कितना आ जाएगा 0.1 इंटू R का मान पता है आपको कितना है 0.082 और T का मान कितना आपने निकालना है 300 निकालना है। दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या आएगा, इसको लिखेंगे P = आएगा 2.46 और परासरण दाब का मात्रक क्या होता है वायुमंडल या ATM, वायुमंडल। तो दोस्तों हमने देखा करना क्या है, करना दोस्तों केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं करना होता है, केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है, फिर हम ये देखते हैं कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर कौन सी चीज ऐसी दी गई है जिससे हम कुछ और चीजें प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हम दिमाग लगाते हैं और क्वेश्चन को कर ले जाते हैं। अब दोस्तों आप ये देखिए, क्वेश्चन अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को गिनती की 2 लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना क्या है, परासरण दाब निकालना है, PV = nRT डाला, तुरंत हमने देखा मोलरता दे रखी है हमको और मोलरता का फॉर्मूला दिमाग में हिट किया। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं और आयतन लीटर में v से, यानी अगर हम उसको ध्यान से देखें तो n/v का मान हमको दे रखा है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, इसको इस फॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। अब सर n/v का मान हमें पता है, r का मान क्वेश्चन में दे रखा है, t का मान हमने फटाक से निकाल लिया, डिग्री सेंटीग्रेड वाले मान में हमने क्या कर दिया 273 जोड़ दिया, परमताप हमको मिल गया और इनके सबकी आपस में मल्टीप्लाई फटाफट कर दिया और आंसर क्या आ गया 2.46 वायुमंडल या ATM। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा और परासरण दाब के क्या नियम थे, कैसे नियम को हमने PV = nRT में कन्वर्ट किया, बॉयल वान हाफ का नियम क्या था, चार्ल्स वान हाफ का नियम क्या था, ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और आगे के सेंटेंस तो आपको पता होगा, PDF को डाउनलोड करनी है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए रहना है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।